इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सभी का। मेहमानों का स्वागत करना चाहते हैं सबसे पहले संबित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। संबित जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ आज अशरफुल हुसैन साहब भी हैं, जो कि एमएलए हैं, विधायक हैं AIUDF के। अशरफुल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप दोनों को साफ मिल रही होगी। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, दरअसल ये मामला असम का है। असम में एक नया गौ संरक्षण, हेमंत बिश्व शर्मा ने खुद इसके बारे में दुनिया को जानकारी दी और इस विधेयक को पूरे भारतवर्ष का सबसे ज्यादा सख्त गौ संरक्षण कानून माना जा रहा है और इसका पास होना भी लगभग तय है। इसके अंदर जो कुछ प्रावधान है उसको लेकर के बहुत आपत्तियां जताई जा रही हैं। जैसे इसके अंदर यह कहा गया है कानून के अंदर कि हिंदू, जैन, सिख ऐसी आबादी वाले जो इलाके होंगे उसके उन इलाकों के अंदर बीफ यानी गौ मांस की बिक्री नहीं हो सकती, खरीद नहीं हो सकती। किसी मंदिर या मठ के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर भी बीफ बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है। इसके अलावा इसकी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के भी बहुत सख्त नियम बना दिए गए हैं। अब यह कहा गया कि बगैर वैध परमिट के असम के एक जिले से दूसरे जिले में, असम से किसी और राज्य में जहां पर गौरक्षा का कानून ना हो, या ऐसे किसी राज्य से असम के अंदर, और अगर एक राज्य से किसी तीसरे राज्य में भी बीफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है और रास्ते में असम पड़ता है तो भी उसके जरिए वो नहीं गुजर सकता। इसको लेकर के बहुत सारी आपत्तियां हैं। तो मैं पहले आज अशरफुल साहब से शुरुआत करना चाहता हूं, वो बेहतर बता पाएंगे हमें कि क्या एतराज और जताए जा रहे हैं इस कानून को लेकर के। अशरफुल हुसैन जी। हाँ, मुझे लगता है कि आप मुझे सुन रहे हैं जी, बोलिए। देखिए, असम ने एक कानून अभी इंट्रोड्यूस किया है जिस कानून की नाम है आसाम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021। और इस बिल के जरिए बीफ के ऊपर कुछ बैन लाया गया है। ठीक है। और इस बिल काल असेंबली में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो चर्चा जारी है। मुझे लगता है कि इस चर्चे में देखा जाएगा आगे सरकार क्या सोचता है और विपक्ष क्या सोचता है। नहीं, ऐतराज क्या हो रहा है? जैसे मैंने आपके पार्टी के एक नेता का बयान सुना और उनका कहना यह था कि यह कानून गाय को बचाने के लिए, गाय का सम्मान करने के लिए नहीं है, यह केवल और केवल मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने के लिए है। आप सहमत हैं? और इससे मुस्लिम भावनाएं आहत कैसे होती हैं? आप किस लीडर की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नाम बता देता हूं आपको। इनका नाम है अमीनुल इस्लाम और ये भी आप ही की तरह विधायक है मेरे ख्याल से। जी जी, देखिए, इस कानून के जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लाइन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इस कानून की पहले ही यहाँ पे मेंशन की है कि आर्टिकल 48 के तहत इस कानून को लाया गया है जी। तो पहले बात यह है कि जब इन लोगों ने ये कानून लाया, इससे स्पष्ट बताया कि आर्टिकल 48, तो इसमें कोई दूसरा बात होना नहीं चाहिए कि इसके साथ रिलीजियन वगैरह, रिलीजियन का भी मुद्दा है। लेकिन इसमें कोई मर्तबा दिखाया जा रहा है कि रिलीजियन को भी इसके साथ मिला रहा है। मुझे लगता है कि इन लोग पहले आर्टिकल 48 को अच्छे से समझ लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम जिस बात को सबसे ज्यादा असहमत है वो है जो इकोनॉमिकल वल्नरेबिलिटी है। जो मजदूर, जो किसान खुद का गाय भैंसा उनको परिवार चलाता है, ठीक है। और आज ये होगा कि जब कोई ये बेच नहीं पाएगा, जब कोई इसका ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट आ जाएगा, तब को वो गरीब को कैसे कॉम्पेंसेट करेगा सरकार, ये बताना चाहिए। अशरफुल जी, मैंने आपकी दोनों बातें समझा। मैं संबित पात्रा जी के पास लेकर के जा रहा हूं। आपने जो कहा, आपने दो मुख्य बातें कही। एक तो इसके अंदर ये धर्म का जिक्र क्यों किया गया है कि हिंदू, जैन, सिख इन धर्मों की आबादियों के बीच में इसका सेल नहीं होगा, मंदिरों के आसपास क्यों सेल नहीं होगा। और दूसरा, कैटल एक इकोनॉमी भी है, वो इकोनॉमी इससे सफर करेगी। संबित पात्रा। देखिए सौरभ जी, ये जो आसाम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट आया है, ऐसा नहीं है कि आसाम में कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट पहले नहीं था। 1950 में ये एक्ट बना हुआ था और पहले भी ये एक्ट मौजूद था। ऑफ कोर्स इसको और रेगुलेटरी बनाया गया है। अभी मैं विधायक साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एक तरह से बैन लगाया गया है। मैं कहूंगा बैन लगाया नहीं गया है, रेगुलेट किया गया है स्लॉटर को, ट्रांसपोर्टेशन को और कंजम्पशन को। इन तीनों चीज को रेगुलेट किया गया है, कहीं बैन नहीं किया गया है।
तीसरी बात है, जहां तक ट्रांसपोर्टेशन का सवाल है, आप सभी जानते हैं आसाम लगभग 263 किलोमीटर्स बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और जो गौ तस्करी, काउ स्मगलिंग आसाम और बांग्लादेश के बीच में होती थी, एक बहुत बड़ा विषय चर्चा का बनता था। और अक्सर हमसे यह सवाल पूछा जाता था कि आप सरकार में आने के बाद ऐसा क्या करेंगे कि गौ तस्करी को रोकेंगे। आज ये जो परमिट के साथ ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, किसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट के ऊपर रोक नहीं है, मगर ट्रांसपोर्ट अगर आप अंतरराज्यीय करेंगे, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में लेकर जाएंगे, तो आपको परमिट की आवश्यकता होगी। कोई आपके गौ को, अपने कैटल को अगर आप ग्रेजिंग के लिए, घास चरवाने के लिए पास के इलाके में लेके जाना चाहते हैं, कैटल मार्केट में लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए किसी प्रकार की परमिट की आवश्यकता नहीं है। परमिट की आवश्यकता केवल अंतरराज्यीय ट्रांसपोर्टेशन में है, और मुझे लगता है इससे गौ तस्करी पर एक प्रतिबंध लगेगा। दूसरी बात है, जहां तक ये कहना है कि इसमें रिलीजन क्यों मेंशन हुआ, हिंदू, सिख और जैन कम्युनिटी और मंदिर और पूजा के स्थान सतराज कहा जाता है। सतराज जो असम में बहुत बड़े मोनास्ट्री के रूप में देखा जाता है, उसका नाम क्यों मेंशन हुआ है, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, ये सेंसिबिलिटी का विषय है, संवेदनशीलता का विषय है। स्वाभाविक रूप से जैसे मस्जिद के सामने भी हम नहीं चाहते हैं कि पोर्क के दुकान हो, ठीक उसी प्रकार से मैं जानता हूं कि जो विधायक साहब हमारे AIADF से बैठे हुए हैं, या बाकी हमारे जो मुसलमान भाई बंधु हैं, वो भी नहीं चाहते होंगे कि मंदिर या पूजा स्थान के आसपास इस प्रकार से बीफ की दुकान हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े। मैं इस पर आपको बताता हूं, वहीं से कांग्रेस पार्टी के नेता का क्या ऐतराज आया संबित पात्रा, जो बात आपने की। उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो वो देश है जहां कांग्रेस पार्टी के ऐतराज को सुना है। नहीं, एक दूसरी बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे यहां तो आप पत्थर रख दीजिए, उसको हम लोग मंदिर मान लेते हैं, तो कोई डेफिनेशन ही नहीं रह जाएगी कि भाई कौन से मंदिर के कितना दूर। हम तो मंदिर तो हमारे यहां कहीं भी हो सकता है ना। देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी का मंदिरों को बदनाम करने का एक तरीका है कि कोई भी पत्थर रख दो तो वो मंदिर बन जाता है। क्यों? इस्लाम में मजार नहीं बनते हैं, मगर इस्लाम के लिए कभी वो कहेंगे नहीं, मगर मंदिरों के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमेशा। आप कहीं पत्थर रख दो, वहां मंदिर बन जाता है क्या सौरभ जी? अभी सड़क के बीच में हम पत्थर रख देंगे, वहां मंदिर बन जाएगा? इतने नासमझ है क्या कांग्रेस वाले? और मैंने ये बयान कांग्रेस के नेता का सुना था और पढ़ा भी है, मुझे बहुत तकलीफ हुई। और आज कांग्रेस के हारने का कारण यही है, हिंदुओं के साथ इस प्रकार का एक तरह से जिस प्रकार का भद्दा मजाक वो हिंदुओं के साथ करते हैं कि कहीं भी सड़क चलते पत्थर रख दो, वहीं मंदिर बन जाता है। ये इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें वेल डिफाइंड है कि सतराज के 5 किलोमीटर दूर सिख, हिंदू और जैन की जो पवित्र स्थान होते हैं, उनसे 5 किलोमीटर के अंदर, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई कंज्यूम नहीं कर सकता। मैं आ रहा हूं, अशरफुल साहब में आ रहा हूं। स्लॉटर हाउसेस होगा। कंप्लीट कर लूं। इस कानून में, आप विधेयक में आप देखेंगे तो दो चीजें हैं कि जो स्लॉटर हाउस होगा वो भी परमिशन से स्लॉटर हाउस होगा। सरकार के परमिशन के बाद ही आप स्लॉटर हाउस खोल सकते हैं, और जहां पर बिकेगी, अर्थात स्लॉटर हाउस से ट्रांसफर होकर जो बीफ जाएगा, वो जिन दुकानों पे उसका सेल परचेस होगा, वो भी सरकार के परमिशन से होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, जितने भी ये ठेके खुलते हैं शराब के, ये स्कूल के आसपास नहीं खोले जाते हैं, मंदिरों के आसपास नहीं खोले जाते हैं, मस्जिदों के आसपास नहीं खोले जाते हैं, क्योंकि इससे संवेदनशीलता आघात पाता है। अच्छा, मैं जरा जवाब लेता हूं आपकी बात का। आपने उनकी दोनों बातों का जवाब दिया। दुकानों का परमिशन दूर में दिया जाएगा। ठीक है, अशरफुल साहब, उनका कहना यह है, पहली बात तो हमने कि कोई चीज बैन नहीं हुई है, असम में रेगुलेट करने के लिए कानून है। दूसरा कि धर्म के क्यों जोड़ा, इन आबादियों में क्यों नहीं, या मंदिर मठों के आसपास क्यों नहीं। यह धार्मिक सेंसिटिविटी की बात है, संवेदनशीलता की बात है। और ऐसे ही इस्लाम धर्म में के मानने वाले लोग जो है अनुयायी, वो जिन इलाकों में रहते होंगे, कुछ चीजें वो चाहते होंगे कि वहां पर वो ना बेची जाए या ना कंज्यूम की जाए, तो उसका भी ख्याल रखा जाता है। जवाब दें। जी देखिए, जो संवेदनशीलता की बात है उसमें हम सहमत। बात तो ये बनता है कि 5 किलोमीटर के अंदर में अगर इस तरह दुकान नहीं रहेगा, तो इससे क्लियरली अच्छे से बता दीजिए कि इस दुकान खुल ही नहीं पाएगा आसाम में। ठीक है, तो आसाम ऐसे एक राज्य है जहां पे अलग अलग वर्ग, अलग अलग धर्म का लोग बसत करता है कोई, और 100 साल से हम मिलजुल के यहाँ पे बसत कर रहे हैं। आज बीजेपी कहां से आ गया, और बीजेपी ने हमें नागपुर से डायरेक्शन देगा तो आसाम में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। अगर आप कर सकते हैं तो मेघालय में आप बीफ में रेगुलेट कीजिए ना। मेघालय कर सकता है, हमारा पास में मेघालय है। देखिए, बीफ खाने
बीफ जो बीफ खाता है, इन सारे के साथ, इन लोगों के साथ धर्म के कोई लेना देना नहीं है। मुसलमान और क्रिस्तान अगर बीफ नहीं खाएगा फिर भी ये बच पाएगा, फिर भी वो कोई दूसरे सोर्स से प्रोटीन लेगा, कोई स्वादिष्ट गोश्त इन लोगों ने खा लेगा। लेकिन बात यह है कि बात जो इकोनॉमी का है, आज असम के जो नदी किनारे इलाका में जो मिसिंग लोग रहते हैं, इन लोग क्या करते हैं, इन लोग का जो सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम है ये गोधन को पालन करना। एक ही तरह से हमारा यहाँ पे जिन सारे लोग नेपाली लोग रहते हैं, नेपाली लोग का भी यही मेन इनकम सोर्स है कि इन लोगों ने गोधन को पालन करे, वहां से दूध बेचे और बाद में उन सारे जो बाल वगैरह रहता है उसको भी बेच दे। तो जब को तो उस सब पे पाबंदी कहां है अशरफुल जी? देखिए, मैंने वो कानून के बारे में जितना पढ़ा, इन सब चीजों पर पाबंदी नहीं लगाई गई है, उसके लिए रेगुलेशंस बना दी गई हैं। जैसे आप भी जानते हैं, एक आप विधायक हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे, हमारे यहाँ किसी भी कैटल को फिट फॉर स्लॉटर का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक वेटनरी डॉक्टर ये सर्टिफाई करता है कि ये जानवर जो है ये स्लॉटर हाउस भेजने के लिए हम सर्टिफाई करते हैं। उसकी कुछ शर्तें होती हैं कि उसकी आयु कितनी है। मेरे ख्याल से 14 वर्ष की आयु है जो इस विधेयक में दी गई है कि अगर 14 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है अगर उस पशु की आयु, या वो उसको कोई डिफॉर्मिटी हो गई है, इन सब ये सारे क्राइटेरिया हैं। उस बिल में कहीं ये नहीं है कि बीफ खाना बेचना बैन हो गया है असम के अंदर। ठीक है, मैं भी यही बोल रहा हूं कि जहां पे बोल रहा है कि बीफ खाना बंद नहीं है, तो यहाँ पे 14 साल के पाबंदी का लगाने की जरूरत क्या है? एक कौन ये 14 साल एक बाल को पालेगा? 14 साल जो कोई काम में नहीं आएगा। आज तो खेती बाड़ी में क्या लगाता है? ट्रैक्टर लगाता है। और यहाँ पे जो आर्टिकल 48 के जिक्र क्या है, यहाँ पे इन लोगों ने जो मेरे ख्याल से ये जो आयु वाली बात है, ये कोई नई बात नहीं है। और मेरे ख्याल से ये इकलौता असम राज्य नहीं है जहां पर ये ऐसा नियम लागू किया गया है कि पशुधन की किसी की आयु तो निर्धारित। देखिए, मुझे एक बात बताइए, कोई एक किसान है जो दूध बेचता है। अब उसके पास गाय या भैंस जो है वो 6 साल की, 7 साल की, 10 साल की है, वो तंदुरुस्त है, वो अभी दूध भी दे रही है, उससे उसकी इकोनॉमी भी चल रही है, उसका घर चल रहा है। क्या वो उसको स्लॉटर हाउस भेजेगा? अशरफुल साहब, क्या कोई ऐसे जानवर को स्लॉटर हाउस भेजता है? नहीं भेजता ना। देखिए गाय को इसमें मत लाइए। गाय तो है ही नहीं इसमें। बिल्कुल ठीक, गाय तो है ही नहीं इसमें। हाँ, नहीं, गाय है, लेकिन हम गाय की जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम जिक्र कर रहे हैं जिस चीज की, वो है बाल, जो आप लोग जानते हैं कि शान जिसको कहते हैं। तो वो 14 साल कौन पालेगा? आजकल तो दिखते शान से सोचिए कि लोग जन क्या करता है, जो लोग ट्रैक्टर से खेती करता है, जो लोग खेती करते हैं कल्टीवेटर से। तो इस टाइम 14 साल पालना और पोसना ये बहुत ही ऐसा बात है कि पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये क्या, अगर यूपी में देखिए, मेरा बात खत्म करने से, यूपी में देखिए, अगर हरियाणा में देखिए, मैं कई बार गया हूँ इस सारी जगह पे, मैं दिखता हूँ रास्ते में कोई हजारों जो गाय भैंस ऐसे घूम रहा है। ऐसे किससे? ठीक है। वो जो दूसरी बात आप कह रहे हैं वो एक समस्या है, कुछ राज्यों में आ रही है, जिसे खुले जानवर कहते हैं, वो दूसरी समस्या है। लेकिन एक सेकंड, आपने जो इससे पहले बात की, मैं जवाब लेना था, आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। संबित पात्रा जी बोला, तो ट्रैक्टर से खेती होती है, जानवरों को कौन पालेगा इतने साल? नहीं, जानवर, मैंने कहा आपको शुरू से ही, किसी प्रकार का बैन नहीं है, रेगुलेशन है, तस्करी को रोकने के लिए है। आप बिल्कुल एनिमल मार्केट में जाके जानवरों को बेच सकते हैं। जो कानून पहले था वही कानून है कि वेटनरी डॉक्टर से आपको एक इजाजत, एक परमिशन लेना होगा कि कहीं कोई इनक्योरेबल डिजीज तो नहीं है, ये जानवर बेचने लायक है या नहीं है। दूसरी बात है, जो अभी कहा गया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इन्होंने बहुत सारे गाय बछड़ों को घूमते हुए देखा, तो याद करिए उत्तर प्रदेश को लेकर इस विषय पर डिबेट भी होता था जब नई नई योगी सरकार बनी थी। उस समय कहा गया था कि चूंकि आपने ये रेगुलेशन उत्तर प्रदेश में किया तो बहुत सारे जो मवेशियां हैं वो सड़कों पर नजर आती है, मगर उसके लिए गौशाला खोलने का प्रबंध किया गया और आज उस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। इस विधेयक में भी आप देखेंगे तो गौशाला का प्रबंधन है कि गौशाला खोलना, गौशाला के लिए पैसे आवंटित करना, और जो गाय भैंस सुरक्षित नहीं है उनकी सेवा के लिए गौशाला है, वहां उनको भेजा जा सकता है, कोई सड़क पे नहीं चलने वाला है। देखिए, इसमें 14 साल की उम्र के विषय में जो कहा जा रहा है कि 14 साल कौन पालेगा, ये आप कहेंगे कि बछड़े को भी हम काट देंगे, हम किसी को नहीं पालेंगे, ये तो एक लॉजिकल और साइंटिफिक उत्तर नहीं है। जो पहले जो विधेयक था 1950 तक जो कानून था
उस कानून में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था 14 साल के बाद आपको किसी प्रकार की परमिट की आवश्यकता नहीं होती थी, उसके बाद आप काट सकते थे, स्लॉटर हाउस भेज सकते थे। मगर वर्तमान के विधेयक में यह प्रोविजन है कि 14 साल के बाद भी आपको एक परमिशन लेना अनिवार्य है। यही एक बदलाव आया है और मुझे लगता है यह एक पॉजिटिव बदलाव है। इससे सबसे बड़ी बात जो रुकेगी वो तस्करी रुकेगी और मेन उद्देश्य इस पूरे विधेयक का मुख्यतः भारत बांग्लादेश के बीच में जो तस्करी होती थी, ये बहुत फ्लरिशिंग बिजनेस कुछ लोगों का बन चुका था, उसे रोकने का है। अदल देखिए, इसमें जो कुछ और आपत्तियां आई हैं केवल एआईयूडीएफ की तरफ से नहीं बल्कि और लोगों ने भी, जैसे इन्होंने भी जिक्र किया था अशरफुल जी ने कि जो बगल के राज्य हैं, मेघालय है, नागालैंड है, वहां पर बीफ कंज्यूम किया जाता है, बीफ खाया जाता है। असम से ही वहां पर भेजा भी जाता था। अब असम से किसी और ऐसे राज्य में वो भेजा ही नहीं जा सकता जहां पर एंटी स्लॉटर कानून ना हो। और ये इस विधेयक में तो ये भी है कि मान लीजिए पश्चिम बंगाल से मेघालय किसी को बीफ भेजना हो, बीच में असम पड़ता है, तो वो गुजर भी नहीं सकता उसके बीच में से। अब इसमें मेघालय के मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे। देखिए, जहां तक मैंने विधेयक को देखा है, ऐसा नहीं है कि गुजर नहीं सकता है और ऐसा नहीं है कि अंतर्राज्यीय ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं सकता है, मगर एक उचित और ऑथेंटिक परमिट के साथ ही हो सकता है, जहां तक मैंने देखा है। क्योंकि संपूर्ण विधेयक मैंने भी नहीं पढ़ा है, जो अखबारों में छपा है उसका एक प्रारूप मैंने पढ़ा है कि उचित परमिट के साथ ट्रांसपोर्टेशन अलाउड है, क्योंकि तस्करी में परमिट नहीं होती है और बिना वेटनरी डॉक्टर के स्टैंप के ये तस्करी होती थी। इस कारण से इस परमिट की आवश्यकता पड़ी है। और देखिए, जहां तक बाकी पूर्व नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, मैंने अभी देखा है मेजॉरिटी ने अभी रिएक्ट नहीं किया है। जो आपने सांगमा जी का कहा है, उन्होंने भी ये कहा है इस पूरे विषय का अध्ययन करने के बाद यदि हमें लगा कि हमें किसी प्रकार की असुविधा होगी तो मैं सेंटर से बात करूंगा। तो मुझे लगता है उन्होंने भी बहुत ही एक परिपक्व भरा स्टेटमेंट दिया है कि अभी तो अध्ययन की स्थिति है, अभी किसी प्रकार से कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और मुझे नहीं लगता इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा। ये केवल रेगुलेट होगा, स्ट्रीमलाइन होगा और जो तस्करी था वो बंद होगा। हमारे देश के जो नॉर्थ ईस्ट राज्य थे उन पर किसी प्रकार का असर पड़ने की संभावना मुझे कम लगती है। अशरफुल जी, मैंने अभी आपकी पार्टी के जिन विधायक को कोट किया था, उन्होंने ये कहा था कि इससे केवल और केवल पोलराइजेशन बढ़ेगा असम के अंदर, ध्रुवीकरण बढ़ेगा और मुसलमानों की भावनाएं इससे हर्ट होंगी, आहत होंगी। आप सहमत हैं इससे? देखिए, ये तो एक एपिस्मेंट के लिए ये बिल लाया गया है, ये बात स्पष्ट नजर आ रहा है, ये क्रिस्टल क्लियर। और साथों साथ में इन सारे बातों को संबित पात्रा जी को क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, आसाम या नॉर्थ ईस्ट ऐसे कुछ राज्य है जहाँ पे अब पैन इंडिया में जो चीज नहीं मिलता है यहाँ पे वो चीज मिलता है। ऐसे अवस्था में हम जारी है, ये हरियाणा, पंजाब, हरियाणा उत्तर प्रदेश के साथ मिलेगी। और जो इन्होंने बताया कि बांग्लादेश में ये तस्करी की बात जो की है, तो मुझे लगता है इसमें सेंट्रल में एक रूल या कुछ बांग्लादेश के साथ बात करना चाहिए कि हम आपके पास भैंसा सांड वगैरह बेचना चाहते थे, ले लीजिए, तो बांग्लादेश के साथ हम बिजनेस चलाएंगे तो हमें तो रॉयल्टी मिलेगा, सरकार को, देश के किसान को पैसा मिलेगा, तो ये तो अच्छा है। तो इसीलिए उन लोगों के साथ बातचीत करना चाहिए था, हमारा बिजनेस डील करना चाहिए था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आज बैन कर रहे हैं, हम बेचने की इजाजत नहीं दे रहे। दूसरी बात यह है, कॉन्ट्रैक्ट चंगमा जब तो हमारा आसाम के जो स्टेट के साथ बात की है, तो उन्होंने आसाम ने साफ साफ बताया कि नहीं, हम आपको सप्लाई देंगे। इसका मतलब यह है कि हमारा गाय, हमारा जो पशु है, हम मेघालय वाला को खाने, इसके साफ साफ नजरिया आता है कि हमें ध्रुवीकरण की राजनीति में फंसा रहा है। और बीजेपी को कौन कंट्रोल कर रहा है? इन लोगों को तो कंट्रोल तो नागपुर से कर रहा है। और नागपुर का जो नेटवर्क है, जहां जहां पे इनका फ्लेवर जा रहा है ना, वहां पे ये बीफ एंड गाय भैंसा का, गाय स्वर का हम राजनीति नहीं चाहते। हमारा आसाम में उस राजनीति का परंपरा कभी थे ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। एक बात का जवाब दीजिए अशरफुल साहब, एक बात का जवाब दीजिए मुझे बताइए, आपने कहा कि नागपुर से डायरेक्ट होता है, तो जहां जहां से नागपुर बोल देते हैं, यानी आरएसएस बोल देता है, वहां पर ये बीफ बैन लग जाता है। आपको इस बात का एहसास है या नहीं कि देश के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है वो गौवंश को लेकर के या गाय को लेकर के क्या भावना रखती है, इसका एहसास है आपको? देखिए, मैं गाय की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं सांड की बात कर रहा हूं। सांड तो आपको समझ में आ रहा है ना? नहीं, मैं आप शायद ये आप ये बुल्स, बुलॉक्स, बफेलोज, क्या इनकी बात कर रहे हैं? वो भी हैं इस कानून में?
नहीं, जो मेल जो होता है, हमारा हिंदी Okay. इतना सही नहीं है। नहीं ठीक, मैं समझ रहा हूँ। जो बाल्स होता है, बाल्स बस ओके ओके ओके, जो हिंदी में बेल बेल, तो उसके बात करता हूं। हाँ, तो अच्छा। देखिए, ये भावना के साथ हमारा कोई असहमता नहीं है। हम सहमत है कि हमारा जो भाई इसको पूजा करते हैं, हम इससे क्यों ना दूर रहे। देखिए, ये बीफ खाना, बीफ कंज्यूम करना, इसके साथ हमारा कोई ये नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मैं अब समय कम रह गया, मैं जरा जवाब ले लूं आपने, क्योंकि 2-3 बातें उठा दी हैं। आपने 2-3 बातें उठाई, सब अशरफुल जी आपको जवाब नहीं मिल पाएगा उनसे। अब संबित पात्रा जी, इन्होंने एक पहले तो ये कहा कि अगर बांग्लादेश से तस्करी रोकनी है तो इसको लीगलाइज करते, बांग्लादेश के साथ ये ट्रेड शुरू करते, आप कैटल ट्रेड शुरू कर लेते। दूसरा, उन्होंने खुल के कहा कि ये पोलराइजेशन करने के लिए किया जा रहा है, और जो आरोप लगा हुआ है वो ये है कि और भी राज्यों के अंदर जो कानून हैं वो साफ कहते हैं कि ये पाबंदियां जो हैं ये गाय और गौवंश के ऊपर हैं। इसके अंदर जो ये बुलक्स, हाइफर, मेल एंड फीमेल बफेलोज, इनको जो जोड़ दिया गया है, ये पाबंदियां और राज्यों में भी नहीं है, ये असम में ही है। देखिए, पहली बात तो मैं समझा दूं, और राज्यों से यह कानून सख्त इसलिए नजर आता है क्योंकि इसका प्राइम इंटेंशन जो है गोवंश की तस्करी को रोकना है, क्योंकि 263 किलोमीटर का बॉर्डर आसाम बांग्लादेश के साथ शेयर करती है, हरियाणा नहीं शेयर करती है, उत्तर प्रदेश नहीं शेयर करती है। तो स्वाभाविक रूप से इस तस्करी को रोकना एक बहुत बड़ा विषय है। और तस्करी चाहे गोल्ड की हो, सोने की हो, चाहे गौ की हो, तस्करी होती है। देखिए, गोल्ड, आप एक उदाहरण में दे रहा हूं, सोने का ट्रेड जो है हम बाकी देशों के साथ भी करते हैं, मगर बाकी देशों के साथ कई ऐसे स्मगलर्स हैं जो तस्करी करते हैं। तो ट्रेड रूट बांग्लादेश के साथ भी खुला हुआ है, सभी आइटम्स को लेकर ट्रेड रूट बांग्लादेश के साथ खुला हुआ है, मगर तस्कर, ताकि टैक्स ना देना पड़े, ताकि टैक्स की वो चोरी कर सके, आमदनी उससे ज्यादा हो, इसलिए इलीगल रूट को अपनाते हैं, अर्थात वो स्मगलिंग या तस्करी के रूट को अपनाते हैं। तो ये धारणा कि आप ट्रेड खोल दीजिए तो तस्करी बंद हो जाएगा, ये गलत धारणा है और कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात है, देखिए, आपने कहा कि सेंसिबिलिटीज और जो सेंसिटिविटीज है उसका ध्यान तो हम रखते हैं, मगर ये इकोनॉमिक इंपैक्ट करेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 2015 में ठीक इसी प्रकार का एक फरमान उत्तर प्रदेश में, उस समय हमारी सरकार नहीं थी, उत्तर प्रदेश में खास करके कुछ स्थानों में ईद ए मिलादुन नबी, अर्थात नबी का जो प्रॉफेट साहब का जो जन्मदिन है, जो बर्थ एनिवर्सरी है, उसका समय एक रूल पास किया गया उत्तर प्रदेश में कि कोई भी जो पिग है, जो मैं हिंदी में नहीं कहना चाहता, कोई भी जो पिग है वो आगरा में नजर नहीं आना चाहिए। अगर नजर आ गया तो उसके जो मालिक को जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक बात है, आपने सेंसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा पर्व था, तो आपने कहा कि एक पर्टिकुलर जानवर को सड़क पे नजर भी नहीं आना चाहिए। हमने भी उस पर कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि हमारे भाइयों की वो बहुत संवेदनशील विषय है उनके लिए। मगर आज जब यही विषय मंदिरों को लेकर, सत्रस को लेकर, यही विषय गुरुद्वारे को लेकर या जैन मंदिरों को लेकर किया जा रहा है, मुझे लगता है ये म्यूचुअल होना चाहिए, इसको पोलराइजेशन के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया, मैं आप उसमें बता दीजिए। और ये रिपुन बोरा कांग्रेस के लीडर हैं, मैं कांग्रेस के भी कई नेताओं के बयान दे रहा हूं, लेकिन क्योंकि वो यहाँ है नहीं, लेकिन उनसे जवाब नहीं ले पाएंगे। उन्होंने तो ये कहा कि इसमें केवल ये हिंदू, जैन, सिख, यही कम्युनिटीज के नाम क्यों नहीं लिए, इसके अंदर क्रिश्चियन भी डालना चाहिए था, इसके अंदर मुस्लिम भी डालना चाहिए था। उन्होंने तो ये बात कही है। मुझे लगता है बोरा साहब की समझ में थोड़ी कमी रही होगी, क्योंकि जो कम्युनिटी बीफ खाते हैं, जिनके लिए ये एक साधारण विषय है, स्वाभाविक है उनका नाम डालने की आवश्यकता नहीं है। जिसके लिए ये संवेदनशील विषय है, जो पूजा करते हैं, उनका नाम डाला गया है। ठीक जिस प्रकार पोर्क को लेकर मस्जिदों के प्रति हमारी खासा संवेदनशीलता रहेगी कि कोई मस्जिद के सामने पोर्क का व्यापार ना करे, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा और हम इसको फॉलो करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है, खैर कांग्रेस पार्टी के विषय में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। ये तो वो पार्टी के लोग हैं जो केरल में, आपको याद होगा, गाय और बछड़ा किस प्रकार से बीच सड़क में काट रहे थे। मुझे लगता है उनको किसी प्रकार की संवेदनशीलता हिंदुओं के साथ तो कांग्रेस पार्टी को है ही नहीं। संबित पात्रा जी और अशरफुल हुसैन साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम कुरुक्षेत्र की चर्चा थोड़ी जल्दी खत्म कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी आपने देखा इससे पहले। तो ये विषय जो है, बहरहाल अभी एक विधेयक की शक्ल में असम की असेंबली में इसे पारित होना होगा, लेकिन उससे पहले आपने देखा किस किस्म की राजनीति इस पर हो रही है। बिहार से एक बड़ी खबर आई है
ट्रेन में ब्लास्ट की धमकी का अलर्ट जारी किया गया है। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। बिहार रेल पुलिस ने पाकिस्तान की एक नई विस्फोटक साजिश का खुलासा किया है। बिहार रेल पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। बिहार रेल पुलिस के मुताबिक आईएसआई ने बिहार से यूपी जाने वाली मजदूरों से भरी ट्रेन को टाइम बम से उड़ाने की साजिश रची है। बिहार रेल पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने ट्रेन में बम ब्लास्ट करने के निर्देश दिए हैं। बिहार रेल पुलिस ने मजदूरों को टारगेट कर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़े जाने की आशंका का खतरा जाहिर किया है। इस बड़ी आतंकी साजिश के खुलासे के बाद बिहार के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ट्रेनों के अंदर भी सिविल ड्रेस में रेल पुलिस को तैनात कर दिया गया है। ब्रेक के बाद देखिए हेडलाइंस 50, देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।